लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनिमल प्लांट दोनों को मिलाकर हम बात कर रहे हैं, इन दोनों के अंदर दो तरीके की ट्रांसपोर्ट हो सकती है। एक जिसे हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, कि अगर एक कोई चीज़ एक ग्राउंड से एक बहुत बड़ी हाइट को कवर करके जा रही है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस है, उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट हमारे पास किस में होती है? जाइलम और फ्लोएम में। ठीक है, जाइलम हमारे ये दोनों प्लांट के अंदर होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते। जाइलम फ्लोएम दोनों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है वेस्क्यूलर टिश्यूज़ का। हमारे अंदर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, वो ब्लड वेजल्स के अंदर करता है, लेकिन प्लांट के अंदर जो पानी फ्लो करता है ज़मीन से, क्योंकि रूट से पानी एब्जॉर्ब करता है प्लांट, लेकिन आपने क्या सोचा है कि वो रूट से पानी जो ऊपर एक लीव्स है, ऊपर जो ब्रांचेस है, ऊपर जो शाख है, उस तक वो पानी कैसे पहुंचता है? तो पानी ट्रैवल करता है जिन ट्यूब लाइक टिश्यूज़ के अंदर, उन टिश्यूज़ का नाम है जाइलम। तो जाइलम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट रोड से ब्रांचेस तक। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर काम होता है जाइलम का, फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट या फिर ट्री। तो ये तो हो गया जाइलम का। अब ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, ये ऐसा नहीं है कि अच्छा सेल से एक चीज़ अंदर बाहर हो रही है। ये ट्रांसपोर्ट, ऐसा जो ट्रांसपोर्ट है ना कि सेल से बाहर चीज़ हो गई, अंदर आ गई कोई चीज़, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, और रही बात फ्लोएम की, तो फ्लोएम का काम होता है हमारे पास शुगर, यानी कि शुगर को ट्रांसपोर्ट करना। और शुगर क्या है? खाना है ना, शुगर प्लांट के लिए फूड है, तो शुगर को ट्रांसपोर्ट करना फ्लोएम का काम होता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट, हमारा जो टॉपिक है, जो मेन हमारा जो टारगेट है, इससे डायरेक्टली जो रिलेट करेगा इस टॉपिक से, मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन से, वो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। वाली मैम लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जरूरी। देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इससे तो रिलेटेड नहीं है, राइट? मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन से तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट रिलेटेड नहीं है। शॉर्ट डिस्टेंस है। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे सेल के अंदर बाहर चीज़ें हो रही हैं, तो उसे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मूवमेंट करनी होगी। तो इसीलिए ये तो मैंने जस्ट आपको एक्स्ट्रा एस फॉर नॉलेज इन्फॉर्मेशन बता दिया, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस हमारा मेन टारगेट है इस टॉपिक से डायरेक्टली जो लिंक करता है। अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हमारे पास दो तरीके की होती है। कौन सी? एक्टिव एंड पैसिव। एग्जैक्टली, एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ, एक यहाँ पे एक कंटेनर है जिसके अंदर पानी है, ठीक है, और इसके साथ ही मैं एक दूसरा कंटेनर जोड़ देते हैं हम, ठीक है, दोनों दोनों को हमने अटैच कर दिया। तो मुझे बताइए कि इस कंटेनर के अंदर पानी नहीं मौजूद। जैसे ही मैं इन दोनों कंटेनर्स को जोड़ती हूँ तो क्या होगा? इसका पानी यहाँ पर जाएगा या इसका पानी यहाँ नहीं जाएगा? जाएगा मैम। एग्जैक्टली जाएगा, क्योंकि ये नेचर का एक रूल है, एक प्रिंसिपल है कि भाई जो चीज़ जहाँ पर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह जाएगी। यानी कि पानी जहाँ पर ज़्यादा है तो वो पानी, यहाँ पर पानी कम था, नहीं था, ठीक है, अगर यहाँ मैं पानी रख भी देती हूँ ना, इतना पानी, और इसमें पानी ज़्यादा है, तो क्या होगा कि फिर भी पानी मूव करेगा इस कंटेनर में, क्योंकि यहाँ पर पानी की क्वांटिटी क्या थी? ज़्यादा थी। तो इसको हम बोलेंगे हायर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब कुछ भी नहीं होता, कंसंट्रेशन का मतलब होता है क्वांटिटी। यहाँ पर हायर क्वांटिटी थी वाटर की, हायर कंसंट्रेशन थी वाटर की, अब वो मूव कर रही है लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये किसी भी चीज़ के साथ ऐसा होगा ही होगा। सेल में ही ऐसे होता है। अब जैसे मेरे पास एक सेल के अंदर पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है कि ये पानी ट्रांसपोर्ट हो जाता है दूसरे सेल में, क्योंकि यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन थी, और हमें पता है कि चीज़ें हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती हैं। ठीक है, यस मैम।
तो अब हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल यही बात होती है कि जब कोई चीज़ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करे, ठीक है, इसी को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसके लिए कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, सही है। यस मैम। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका उल्टा है। देखें, अगर मैं ऐसा चाहती हूँ कि चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाए, देखें अगर मेरे पास, हाँ, अगर कोई चीज़ लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक जाए तो यहाँ पर आपको एनर्जी देनी होगी या नहीं? आपकी स्क्रीन चली गई है। Is it visible? क्या मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? Okay, hopefully you can hear me and the screen is visible as well. ठीक है, अच्छा, तो हम लोग तो कह रहे थे कि अगर कोई चीज़ लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जाती है तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या फिर नहीं? एग्जैक्टली तो ऐसी ट्रांसपोर्ट जहाँ पे चीज़ें मूव करें फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन और यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड हो, तो ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं? ये भी हो सकती है ना कि हम किसी कंटेनर में ऊपर से पानी फेंकें तो पानी नीचे ही आएगा, लेकिन हमें अगर पानी ऊपर पहुंचाना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, मोटर शोटर लगानी पड़ेगी ताकि पानी ऊपर जाए। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही है कि अगर कोई चीज़ हाइट से नीचे की तरफ आएगी तो वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आ रही है तो कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। जैसा कि आपने कहा कि लेकिन अगर ग्राउंड से मुझे चीज़ हाइट पे लेके जानी है तो यू रिक्वायर सम फोर्स, यू नीड एनर्जी, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है कि लोअर टू हायर कंसंट्रेशन चीज़ आ रही है। तो ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम इन ट्रांसपोर्ट, ये तो हमारे पास बेसिक टाइप्स हो गए ट्रांसपोर्ट के, एक एक्टिव और एक पैसिव। अब इनके फर्दर टाइप्स हैं। देखें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा नाम है अप हिल ट्रांसपोर्ट। अप हिल, अब कैसे याद रखेंगे? ऑफ कोर्स हम लोग, ये हिल है, ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे यानी कि नीचे से फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन आप जा रहे हैं, तो इट्स लाइक यू आर क्लाइंबिंग अ हिल। तो अप हिल ट्रांसपोर्ट, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा नाम अप हिल ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कोई चीज़ अगर सेल के अंदर आ रही है और कोई चीज़ सेल के बाहर जा रही है। इफ़ समथिंग इज़ मूविंग इनसाइड द सेल, यानी कि इन फोल्डिंग, या फिर आप बोल सकते हैं इंगल्फिंग ऑफ द सेल, तो उसे आप क्या कहेंगे? एंडो। एंडो। एंडो में अंदर से बाहर जा रही है। एंडो यानी कि बाहर से अंदर चीज़ आ रही है, एंडो का मतलब इनसाइड, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस, साइटोसिस मूवमेंट है और एंडो यानी कि अंदर चीज़ जा रही है, तो एंडोसाइटोसिस। इसका ऑपोजिट होता है एक्सोसाइटोसिस, एक्सो यानी कि बाहर। अब एंडोसाइटोसिस में हमारे पास, अच्छा, एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि एंडोसाइटोसिस का दूसरा नाम है इनफोल्डिंग। आपने देखा होगा अमेबा, अगर कोई चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए एक मॉलिक्यूल है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये एंडोसाइटोसिस हो रही है और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब होता क्या है कि यहाँ पे अमेबा एक इस तरीके से एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, फिर ये मॉलिक्यूल यहाँ पर आता है और फिर इस तरीके से इनफोल्डिंग होती है और फिर ये मॉलिक्यूल अंदर आ जाता है।
तो ये क्या हुआ कि अमीबा ने एक इनफोल्ड बनाया, एंडोसाइटोसिस, एंड देन ओशीज इंगल्फ हुई है। हाँ ये तो पिट्स नहीं है ना, पिट्स किसको कहते हैं, मतलब कि पिट्स में जब ऐसे गड्ढा बनता है उसके बाद आई हैव टोल्ड यू बिफोर एज वेल कि पिट्स एक जनरल वर्ड है बायो के अंदर, या फिर लिटरल, मतलब इंग्लिश में भी पिट का मतलब होता है कोई भी गड्ढा, आप उसे पिट बोल सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं अच्छा यहाँ पे एक पिट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, येस यू कैन से यहाँ पे एक पिट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये मॉलिक्यूल यहाँ पर आया, और फिर यहाँ पे ये इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल बन गया, और ये फूड वैक्यूल क्या होता है, इंगल्फ होता है अमीबा के थ्रू और अंदर आ गया, ये एंडोसाइटोसिस हुई। तो इसीलिए इसको इनफोल्डिंग भी कहा जाता है, और इसका ओपोजिट है एक्सोसाइटोसिस, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्सफोल्डिंग। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सफोल्डिंग। तो अब हमारे पास एंडोसाइटोसिस के अंदर एक होता है ईटिंग ऑफ सेल, यहाँ पे अब सॉलिड मटेरियल इंगल्फ कर रहा होता है सेल, और एक होता है लिक्विड सोल्यूशन जब सेल के अंदर जा रहा होता है, तो फेगोसाइटोसिस और इनोसाइटोसिस। एग्जैक्टली पिनोसाइटोसिस। फैगो आप खाने से याद कर सकते हैं, पीनो आप पानी से याद कर सकते हैं, तो पिनोसाइटोसिस यानी कि ड्रिंकिंग ऑफ द सेल, फैगोसाइटोसिस यानी कि ईटिंग ऑफ सेल। दोनों केसेस के अंदर चीज़ अंदर आ रही है, दोनों में इनफोल्डिंग हो रही है, और किसी चीज़ का बाहर जाना वो एक्सोसाइटोसिस, एक्सफोल्डिंग होती है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस जगह आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखने को मिलती है। हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में, इफ़ यू हैव एवर हर्ड ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, तो ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। होता क्या है कि ये हमारे पास सेल है, ठीक है। आपने एक चीज़ याद रखनी है, एमसीक्यूज है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक देखिए सेल के अंदर जो भी चीज़ होगी तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं इंट्रा सेल्यूलर, ठीक है। इंट्रा यानी कि अंदर, सेल के अंदर जो भी चीज़ है वो क्या है, इंट्रासेलुलर। यस। और सेल के बाहर जो भी चीज़ है वो क्या होगी, एक्स्ट्रासेलुलर। या उसे आप एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोल सकते हैं, या फिर उसे आप इंटर सेल्यूलर भी बोल सकते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सॉरी, नॉन इंट्रासेलुलर। या उसे आप नॉन इंट्रासेल्यूलर भी बोल सकते हैं, गुड। तो इसमें इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना, इंट्रा और इंटर, ठीक है। इंटर यानी कि बाहर, इंटर जैसे आपने सुना होगा इंट्रा स्कूल कंपटीशन और इंटर स्कूल कंपटीशन। इंटर स्कूल कंपटीशन में क्या होता है कि बहुत 2-3 स्कूल आके आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं। इंट्रा सेल्यूलर यानी कि स्कूल के अंदर की क्लासेस आपस में मुकाबला कर रही हैं, ठीक है। तो इंट्रा अंदर, इंटर सेल के बाहर, दो सेल्स के दरमियान में, तो ये इंट्रा, इंट्रा यानी कि सेल के अंदर वाला, तो ये जो दो सेल्स के दरमियान में, तो ये इंटर हो गया, ये नॉन इंट्रा हो गया, या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे कि एक तो ये आपने याद रखना है, दूसरी बात कि हमारे पास ये दो आयन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सोडियम और एक पोटेशियम। सोडियम पॉजिटिव या फिर सोडियम आयन जो है हमारी बॉडी में जो सेल होता है, सबसे अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन होता है वो कौन सा है, सोडियम। एग्जैक्टली, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मोस्ट अबंडेंट इंटरसेल्यूलर आयन कौन सा होता है, तो वो सोडियम होता है, ठीक है। सोडियम बाहर होता है सबसे ज़्यादा बाहर कौन सा आयन होता है सेल के, वो है सोडियम। और सेल के अंदर सबसे अबंडेंट कौन सा होता है, पोटेशियम। पोटेशियम आयन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट का टाइप है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है बहुत अच्छा,
सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें होता क्या है कि ये जो पोटेशियम है ये सेल के अंदर आता है, ठीक है। आप देखें पोटेशियम की क्वांटिटी बाहर लो है, यस मैम। है ना। बाहर सोडियम ज़्यादा है, पोटेशियम कम है। तो अगर पोटेशियम को मैं बाहर से अंदर लेकर आ रही हूँ, यानी कि अंदर वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं उसकी लोअर कंसंट्रेशन से उसकी हायर कंसंट्रेशन तक उसको लेकर आ रही हूँ, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। यस मैम। अच्छा, तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, जब भी हमारे पास सोडियम और पोटेशियम की साइमल्टेनियस मूवमेंट होती है अंदर बाहर, इसको हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। और यहाँ पे एक एटीपी इस्तेमाल होता है, ठीक है। होता असल में जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो ये होता है कि हमारे पास 3 पोटेशियम आयंस जो हैं वो अंदर जाते हैं, मेरे ख्याल से 2, नॉट 3। 2 पोटेशियम आयंस जी। पोटेशियम आयन अंदर जाते हैं तो सोडियम आ जाता है। इसके साथ साथ 2 पोटेशियम अंदर जाता है, इसके साथ साथ ही 3 सोडियम पॉजिटिव आयंस क्या आते हैं, बाहर आते हैं। इसी तरीके से सोडियम बाहर बहुत ज़्यादा था ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम लोग हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन उसको लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर एटीपी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड है। लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन चीज़ें आ रही हैं, तो ये जो हमारे पास कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम पंप। मैम ये वर्क किसमें करता है ये हमारे पास इसका आप कोई भी एग्जांपल उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या होता है कि किसी और चीज़ को अंदर लेकर आने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी और सोडियम पोटेशियम हाँ, मतलब किसी और थर्ड पार्टी का ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप का यूज़ कर सकते हैं। तो सो फार डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? ओके, तो ये हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, ये हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक इसका सोडियम पोटेशियम पंप हमारे पास, आप इसका फंक्शन ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होती है, राइट, तो वो जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है उसमें सोडियम पोटेशियम पंप का बहुत बड़ा रोल होता है। कैपिलरीज के अंदर चीज़ें जब ऐसा ही होता है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पूरी डाइजेशन हो चुकी होती है और वहाँ से चीज़ें ब्लड में जाती हैं, जो भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होता है। तो अब न्यूट्रिएंट्स को कैपिलरी में लेके जाने के लिए कुछ चीज़ें वहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो वो वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप बहुत काम की चीज़ होती है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें सोडियम पोटेशियम पंप रिक्वायर्ड होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी तक हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा, हमने अभी तक पैसिव को हाथ भी नहीं लगाया। अब हम लोग बात कर रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। अच्छा, दो तीन और क्वेश्चंस हैं जो आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। एक मैंने आपको बता दिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कौन सा एग्जाम्पल, अभी हमें जो पढ़ा सोडियम पोटेशियम पंप। यस, तो इसी तरीके से हमारे पास 2-3 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि आपने नेफ्रॉन का नाम सुना है। नेफ्रॉन हमारे Yes, पास ma'am. सेल्स होते हैं किसमें, किडनी।
हमारी किडनी में जो सेल्स होते हैं उन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं, ठीक है, गुड। अब यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बता भी देती हूँ, आगे आप आगे भी पढ़ना है हमें, सो व्हाई नॉट। ये जो पहला पार्ट है नेफ्रॉन का, ये कहलाता है बोमन्स कैप्सूल। अच्छा, यहाँ पे कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, ठीक है। इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? एग्जैक्टली इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, चाय का कप पड़ा हुआ है जैसे, इसको बोमन्स कैप्सूल कहता है। उसके बाद हमारे पास इस तरीके से कॉन्वोलेट, इस तरीके से मुड़ी हुई एक बहुत मुड़ी हुई सी एक टिब्यूल होती है। टिब्यूल यानी कि ट्यूब। इस मुड़ी हुई को हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में, कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला बोमन्स कैप्सूल के बाद जो पार्ट होता है इसको कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, सही है। उसके बाद हमारे पास यस, ये जो एक लॉन्ग सी ट्यूब जा रही है इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। एंड ये क्या है? ये हमारे पास टीसीटी है, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और यहाँ पे जो लास्ट में हमारे पास होता है ये है कलेक्टिंग डक्ट। अब ये यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है पहला ग्लोमेरुलस सिक्रीशन, फिर हमारे पास होता है टिब्यूलर, नहीं, पहला स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होता है। पहला होता है कि जो भी फिल्ट्रेट आना होता है ग्लोमेरुलस से, उसको फिल्टर किया जाता है। जो भी शुगर होती है उसको नहीं आने देगा, जो भी प्रोटीन होता है वो नहीं आता, प्लाज्मा प्रोटीन जितना भी है वो नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उस चैप्टर में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको बेसिक ग्राउंड बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर नॉलेज बता रही हूँ कि पहला जो स्टेप जो होता है यूरिन फॉर्मेशन का वो होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। यहाँ पर देखें, जो ग्लोमेरुलस है, ये जो नेटवर्क कैपिलरीज का, यहाँ से ब्लड फिल्टर होके ग्लोमेरुलस में आता है। जितना भी वेस्ट सब्सटेंस है वो कहाँ पे आ जाएगा? हमारे पास बोमन्स कैप्सूल के अंदर। इसी को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास? टिब्यूलर। टिब्यूलर इस पूरी जो ये जो ट्यूब है इससे रिलेटेड है, तो टिब्यूलर। फिर जो दूसरा स्टेप है हमारे पास वो है टिब्यूलर सिक्रीशन। टिब्यूलर सिक्रीशन में जितनी भी चीज़ें ग्लोमेरुलस के अंदर रह गई हैं जो कि हार्मफुल हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं? दोबारा से इस ट्यूब में आती हैं। जो चीज़ें रह गई हैं, जो चीज़ें यहाँ पर रह गई, वो चीज़ें टिब्यूलर सिक्रीशन में इस नेफ्रॉन के अंदर आ जाती हैं। अब तीसरा हमारे पास जो स्टेप है वो होता है टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि देखिए, समझें, कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत काम की आ गई हैं, कुछ चीज़ें मेरे पास यहाँ पर काम की आ गई। तो ये जो चीज़ यहाँ पे काम की आई है, तो इसे बॉडी फालतू वेस्ट थोड़ी जाने देगी। ये चीज़ को हमें रीअब्जॉर्ब करना है, तो दोबारा से ये चीज़ क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। लेकिन क्योंकि ये दोबारा से एब्जॉर्ब हो रही है, तो रीअब्जॉर्ब कहाँ से हो रही है? ट्यूब से। तो टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है सोडियम पोटेशियम पंप। दूसरा हमने देखा कि नेफ्रॉन जो कि सेल होता है किडनी में। अब मुझे आपको बताना है कि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होती है। अब क्या होता है कि आपका जो लूप ऑफ हेनले है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेफ्रॉन का। ये हम लोग किसी और दिन
होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पूरा एक प्रोसेस होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म आपने नाम सुना होगा। ये असेंडिंग डक्ट होती है इसकी, ये डिसेंडिंग डक्ट होती है लूप ऑफ हेनले की। यहाँ पे ऑपोजिट काम हो रहा होता है, यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है, दोनों में ऑपोजिट काम हो रहा होता है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो सोडियम की मूवमेंट होती है, सोडियम जो अंदर बाहर होता है लूप ऑफ हेनले से, ठीक है, ये जो असेंडिंग लिम्ब है, इसकी असेंडिंग लिम्ब का मतलब क्या होता है? असेंडिंग का मतलब असेंड होना, ठीक है, नीचे की तरफ। अब क्योंकि देखें फिल्ट्रेट कैसे जाएगा इसमें, ये बोमेंस कैप्सूल, अब फिल्ट्रेट की मूवमेंट ऐसे है, राइट, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, असेंड हो रहा है। तो ये जो लूप ऑफ हेनले का ये वाला पार्ट है, इसको असेंडिंग लिम्ब बोल सकते हैं। यस मैम। मैंने डक्ट बोला था, डक्ट नहीं लिम्ब मतलब था मेरा। तो ये वाला क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे क्या हो रही है? डिसेंड, ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? डिसेंडिंग लिम्ब। मैम इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हो रही है? एक्टिव उस पे आता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास कहाँ पे होती है? जो असेंडिंग लिम्ब है, इस असेंडिंग लिम्ब से जब सोडियम आयन की मूवमेंट होती है इस असेंडिंग लिम्ब में, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो सोडियम की मूवमेंट हो रही है लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग लिम्ब में, ये मैम एक्टिव डिसेंडिंग में नहीं, मैंने आपसे अभी कहा था कि इन दोनों में क्या हो रहा है? ऑपोजिट काम हो रहा है, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है? सोडियम जो है वो हमारे पास मेरे ख्याल से ऐसे होता है कि सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा होता है, अंदर जा रहा होता है। इसको मैं दोबारा से रीचेक कर लेती हूँ क्योंकि ये गलत नहीं कर सकते। सोडियम देखें, हमारे पास दोनों लिम्स के अंदर असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब दोनों में ऑपोजिट काम हो रहा था। ऑपोजिट का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर सोडियम जो है एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सोडियम बाहर जा रहा है। और होता क्या है कि अगर सोडियम अंदर जा रहा है तो यहाँ से एक और चीज़ बाहर निकल रही होती है, वो है पानी। लेट मी कंफर्म कि सोडियम अंदर है या फिर बाहर आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास पानी जो है बिल्कुल सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही थी, सही लिखा था हमने। वाटर बाहर आ रहा होता है और सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा होता है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब करने के लिए, बल्कि रीएब्जॉर्ब करने के लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म का ये पार्ट है, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो रहा है। जबकि इस लिम्ब के अंदर क्या हो रहा है? डिसेंडिंग लिम्ब में आपने बोला डिसेंडिंग लिम्ब में क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पर सोडियम क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम की मूवमेंट क्या हो रही है? बाहर की तरफ हो रही है। तो जब ये चीज़ बाहर आ रही है तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। और इसके ऑपोजिट में क्या हो रहा है? यहाँ पे वाटर की मूवमेंट इनसाइड हो रही है डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर, ठीक है। एक और चीज़ कि अब ये सोडियम में यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सोडियम की क्वांटिटी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन जा रहे होते हैं। यहाँ पर सोडियम बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। सोडियम जो है वो बाहर क्या होता है? हायर कंसनट्रेशन होती है या फिर लोअर कंसनट्रेशन होती है उसकी? बाहर तो लोअर ही होगी। लेकिन इन दोनों लिम्स में वेरी करता है। ये एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा हमारा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है ऑस्मोलैरिटी का। फिर जैसे जैसे आप डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे जाते जाएंगे तो ऑस्मोलैरिटी इस तरीके से बढ़ती है। देखें, इस 400 हो गई, 600 हो गई, फिर 900 हो गई, फिर यहाँ पे मैक्सिमम 1200 हो गई, फिर दोबारा से कम होती जाती है ऑस्मोलैरिटी।
ऑस्मोलैरिटी हम लोग नेफ्रॉन वाले चैप्टर में जा रहे हैं, लेकिन खैर फॉर नाउ आपने जस्ट इतना याद रखना है, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ाने से पहले टू बी ऑनेस्ट मुझे भी इसे रिवाइज़ करना होगा। तो अभी क्योंकि मे बी मैं आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना दे पाऊँ, तो फॉर दैट रीज़न मैं अभी इसको डिटेल में नहीं डिस्कस करना चाहती। ओके मैम। लेकिन मैंने वैसे स्टार्ट के सुबह की क्लास में ये चैप्टर उन्होंने कंप्लीट कर दिया। आज टेस्ट था, मैंने नहीं दिया ओ क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा। फाइन, खैर हम लोग दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान सा है। दो तीन टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर थोड़े से ट्रिकी हैं। वो है काउंटर करंट ऑलमोस्ट मैकेनिज्म। only the almost difficult level is more ADH or या इस चैप्टर के अंदर एक सिस्टम होता है हार्मोन्स, जो इसमें आप पढ़ते हो, वो होता है रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। वो तो बहुत आसान सा टॉपिक है। जो ट्रिकी टॉपिक है वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। इतना भी मुश्किल नहीं है, आसान है, उसको हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेकिन खैर अभी मैं आपको ये बताना चाहती थी कि असेंडिंग लिम्ब के अंदर जो सोडियम की मूवमेंट होती है, लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग लिम्ब में, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों? बिकॉज अंदर लिम्ब के अंदर जो सोडियम की कंसनट्रेशन है वो क्या है, हायर है ऑलरेडी। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी आप देख रहे हैं बढ़ रही है लूप के नीचे ही 400-600। ऑस्मोलैरिटी का सिंपल लफ्ज़ों में मतलब ये है कि आयंस की कंसनट्रेशन क्या है पर लीटर ऑफ फिल्ट्रेट, आप बोल रहे हैं कि कितने आयंस हैं। ठीक है, ये ऊपर की तरफ कम आयंस हैं, नीचे फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुए, आयंस बढ़ना शुरू हुए। ओके, ऑफ कोर्स ये परफेक्ट एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आयंस की कंसनट्रेशन का ऑस्मोलैरिटी बोलते हो, उसे हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, सोडियम की मूवमेंट इनसाइड होती है। डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर सोडियम की मूवमेंट बाहर की तरफ होती है। ओके, यहाँ पे हम लोग 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, एंड देन वील कम बैक टू आवर टॉपिक, जो क्या है फिर हम लोग शुरू करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, एक सोडियम पोटेशियम पंप और दूसरा कौन सा, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रही है सोडियम की इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। मैम स्लाइड ऊपर कर। Okay, I guess we should start. हाँ, तो ये हमारा टॉपिक है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। पहले एक है जहाँ पर हम लोग बात करते हैं सिर्फ पानी की मूवमेंट। ऑस्मोसिस। एग्जैक्टली, तो वो ऑस्मोसिस है। भाई एक सेल के अंदर पानी ज़्यादा है तो ये दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट हो गया नेबरिंग सेल के अंदर, तो इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। जिन चैनल्स के थ्रू ये पानी ट्रांसफ़र होता है, मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स के अंदर कौन से कनेक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शंस। एग्जैक्टली, और प्लांट के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा। यस, तो प्लांट्स के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं और एनिमल्स के अंदर डेस्मोसोम्स होते हैं। गुड। तो ये वाटर की मूवमेंट ऑस्मोसिस इस तरीके से होती है कि हर सेल में पानी इस तरीके से मूव करता है। जो हमारे पास दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है, जहाँ पे चीज़ें क्या है, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जा रही हैं। एक जगह पे
यानी कि पानी के अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो जब हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जाती है तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, कोई चीज़ डिफ्यूज़ हो रही है। डिफ्यूज़ एक डिवाइस तो नहीं, एक स्प्रे लाइक इक्विपमेंट चीज़ जैसे ऐसे होता नहीं जो फ्यूज उड़ जाता है। नहीं, इट्स लाइक कि हम लोग एक वर्ड डिफ्यूज़र आपने सुना होगा, जिसका काम जहाँ पे आप कोई भी फ्रेगरेंस स्प्रे लगा देते हैं पूरे रूम में, इट स्मेल्स वेरी गुड, तो डिफ्यूज़र इस्तेमाल करते हैं। उसका काम क्या होता है, डिफ्यूज़ करता है, वो जो उसके अंदर लिक्विड होता है उसको डिफ्यूज़ करता है। तो वो फिर आपको पता है गैस मॉलिक्यूल्स जहाँ पे एक जगह पे ज़्यादा होता है तो वो अपनी हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करता है, उसको भी डिफ्यूजन कह रहे होते हैं। तो अब डिफ्यूजन में हमारे पास दो तरीके की डिफ्यूजन हो सकती है। एक डिफ्यूजन जिसे आप कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक हम लोग स्प्रे लिया और हमने रूम के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पे स्प्रे कर दिया, रूम स्प्रे समझ लीजिए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो पूरे रूम के अंदर उसकी खुशबू फैल गई। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि जो भी उस स्प्रे के मॉलिक्यूल्स थे वो एक जगह पर जहाँ पे वो स्प्रे हुआ वो अपनी हायर कंसनट्रेशन से अपनी जहाँ पर वो नहीं थे वहाँ पर आ गए, तो ये पूरे रूम में इसकी खुशबू या फिर इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो फैल गई। तो ये क्या हुआ, पैसिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन हुई। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास ऐसी ट्रांसपोर्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं यहाँ पे हमारे पास सेल है और हमने पहले भी सेल वॉल वगैरह का स्ट्रक्चर बनाया था, तो हम वही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि अगर इसको बनाएंगे तो टाइम लगेगा। अच्छा, अगर मेरे पास एक यहाँ पर मॉलिक्यूल है, अब ये मॉलिक्यूल क्या है, लिपोफिलिक है। लिपोफिलिक का मतलब क्या है कि ये लिपिड से क्रॉस करके सेल के अंदर आ सकता है। तो ये आसानी से क्या हुआ, सेल के अंदर आ गया। तो यहाँ पर ये ज़्यादा था, सेल के अंदर कम था, तो ये हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन आ गया, तो ये सिंपल डिफ्यूजन हो गई। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास कोई चीज़ ऐसी है जो कि हाइड्रोफिलिक है, तो मुझे बताइए ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स के थ्रू मूव कर सकती है। हाइड्रोफिलिक है। यस, ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। नहीं मैम, बाहर ही रहेगी। यस, बाहर रहेगी। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो चीज़ हाइड्रोफिलिक होगी वो लिपोफोबिक होगी। ठीक है, जो भी चीज़ हाइड्रोफिलिक होगी वो लिपोफोबिक होगी और जो चीज़ लिपोफिलिक होगी वो हाइड्रोफोबिक होगी। अब ये जो हाइड्रोफिलिक मेरे पास मॉलिक्यूल है ये कैसे सेल के अंदर आएगा, तो यहाँ पर ये मदद लेता है किसकी, प्रोटीन्स की। तो ऐसी डिफ्यूजन जहाँ पर हम लोग क्या करें, प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें, तो वो कहलाती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यहाँ पे क्या होता है कि डाउन द हिल, अच्छा अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, अप हिल ट्रांसपोर्ट है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक सिंपल तरीके की डिफ्यूजन जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के अलावा कोई चीज़ सॉलिड अगर हमारे पास सेल के अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, जो कि समझ लीजिए हाइड्रोफिलिक है, वो प्रोटीन्स के थ्रू जाएगी। ऐसी पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऐसी ट्रांसपोर्ट जहाँ पे प्रोटीन्स के थ्रू जब मूवमेंट हो तो वो फैसिलिटेटेड मूवमेंट होती है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।
अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटीन का टाइप होता है जिसको आप बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। ठीक है, कैरियर प्रोटीन। एक प्रोटीन होता है जिनको हम कहते हैं चैनल प्रोटीन। ठीक है, कैरियर प्रोटीन को कैरियर, देखें कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन या फिर चैनल प्रोटीन, चैनल मीडिएटेड प्रोटीन एक ही बात है। अब चैनल प्रोटीन क्या होता है, जब हमारे पास जो डिफ्यूजन होती है वो चैनल, अब चैनल प्रोटीन्स एक तरीके का चैनल रास्ता देते हैं मॉलिक्यूल को अंदर बाहर होने के लिए, तो वो चैनल प्रोटीन है। सही है। और इसी तरीके से कैरियर प्रोटीन्स क्या होता है, जब हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होती है। अब यहाँ पे हमें 2-3 टर्म्स और पढ़नी है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, लेकिन आप ये चीज़ याद रखनी है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से हो सकती है? हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चीज़ है जो कि समझ लीजिए हाइड्रोफिलिक है। जो चीज़ हाइड्रोफिलिक होती है वो लिपोफोबिक होती है, यानी कि ये लिपिड के थ्रू नहीं मूव कर सकती और बाहर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो है। सेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन हाई है। तो जब कोई भी चीज़ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन आती है तो वो क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। अब ये क्योंकि हाइड्रोफिलिक है तो ये लिपोफोबिक है, तो ये प्रोटीन के थ्रू अंदर आएगी, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू तो हो सकती है। जी हाँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि एनर्जी लगेगी वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे हम लोग, ये मैं आपको 2-3 टर्म सिखाऊंगी यहाँ पे। चैनल प्रोटीन्स जो हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो जस्ट एक रास्ता दे रहे हैं हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को, जो लिपोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपने अंदर से गुजरने का। चैनल प्रोटीन्स का ये काम होता है। अब जैसे हमारे पास अब ये 3 टाइप्स होती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। समझ लीजिए ये मेरे पास चैनल प्रोटीन है और ये हम लोग 3 उसकी टाइप्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमारे पास एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके एक चैनल प्रोटीन, ये एक्टिव, दोबारा से सुने, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके प्रोटीन के अंदर जा रहा है, सेल के अंदर चला गया। ठीक है, समझ लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास वन वे मूवमेंट हो रही है तो ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम कहेंगे यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यूनिपोर्ट क्योंकि एक मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है बस सेल के, तो ये यूनिपोर्ट है। ठीक है, अब ये दो, ये ऑपोजिट भी हो सकते हैं। अगर मैं एक ये है, अगर ये सेल के बाहर जा रहा है तो ये भी यूनिपोर्ट है। बस एक मॉलिक्यूल हो जो कि अंदर या बाहर मूव करे तो वो यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स हैं। और ये जो चीज़ मैंने बनाई है ये क्या है, ये चैनल प्रोटीन बनाया है। अब मैं क्या करती हूँ, अच्छा एक मॉलिक्यूल नहीं, 2 मॉलिक्यूल साथ में आ रहा है। अगर तो 2 मॉलिक्यूल साथ में आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होगी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिम्पोर्ट।
ठीक है। सिम पोर्ट, सिम बोलते हैं तो पोर्ट ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, तो सिम पोर्ट, सिम यानी कि साथ में दो मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं, या उल्टा भी आप बना सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं, तो सिम पोर्ट ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, यूनिपोर्ट के अंदर मुझे एक चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए थी, वो ये थी कि यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, ये सिंपल डिफ्यूजन है, बल्कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे आप इसे। तो मैम ये टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये नहीं है, ये वाली जो है वो नहीं है। ये फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे एक चीज़ अंदर आई, यूनिपोर्ट, ठीक है। दो चीज़ें आ रही है तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड है। सिम पोर्ट ट्रांसपोर्ट, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तीसरा क्या है कि एक चीज़ अंदर आ रही है सेल की और दूसरी चीज़ बाहर जा रही है। ये अभी मैंने आपको करवाया था, ये कौन, ये क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे? पोटेशियम पंप। एग्जैक्टली तो ये सोडियम पोटेशियम पंप में यही हो रहा था। सोडियम क्या हो रहा था? सोडियम बाहर जा रहा था, पोटेशियम अंदर आ रहा था, ठीक है। अपनी हायर टू लोअर लोअर टू हायर कंसनट्रेशन। तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड थी, एटीपी रिक्वायर्ड था। इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलेंगे? अब क्योंकि दोनों चीज़ें एंटी हैं, एंटी एक दूसरे के ओपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इसको बोलते हैं एंटीपोर्ट। मैंने आपको क्या लिखवाया था? कितने सोडियम? 2 सोडियम। 2 सोडियम लिखवाए थे। यस मैम। अच्छा खैर, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। 3 सोडियम होता है, 3 सोडियम बाहर की तरफ जाता है, मतलब 3 फायदे थे आपने कहीं तो। और कितने? 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आता है। मैम इसका क्या नाम था? एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट। सोडियम अंदर आते हैं और 2 पोटेशियम बाहर जाते हैं। तो ये देखिए, अच्छा एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि हैव यू एवर थॉट कि चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन में क्या फ़र्क होता है? देखिए कैरियर प्रोटीन क्या करता है, अब चैनल प्रोटीन क्या करता है? रास्ता देता है। चैनल प्रोटीन जस्ट एक रास्ते का काम करता है, ठीक है। जबकि कैरियर का मतलब क्या होता है कि भाई उठा के कोई चीज़ लेकर जाने वाला, वो कैरियर होता है, यस मैम। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आया, अब ये क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी मूवमेंट होगी, इसकी मूवमेंट होगी इस सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर, और ये इस तरीके का इसका मूव हो जाएगा, और ये सेल के अंदर गई चीज़, सेल से बाहर से इसने ली थी, मूव करके ये ऐसा शेप हो गया, अंदर की तरफ हो गया, तो सेल के अंदर वो चीज़ मॉलिक्यूल आ गया। तो कैरियर का मतलब ये पूरा कैरी करेगा उस मॉलिक्यूल को, अंदर की तरफ लेकर जाएगा। चैनल प्रोटीन जस्ट एक रास्ता दे रहा होता है। यस मैम। तो अभी ये हमारा यहाँ पर टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है सेल मेम्ब्रेन का। इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि मसल के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, कैल्शियम आयन, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। और ये कहाँ से आ रहा होता है? कौन सा ऑर्गेनल इसको स्टोर करता है? एग्जैक्टली, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है कैल्शियम की स्टोरेज।
अब यहाँ पे SCR क्या करता है, क्या जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो यहाँ पर SCR से क्या होता है, रिलीज होता है कैल्शियम। ठीक है, तो ये कैल्शियम मूव करके जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं एक्टिन मायोसिन उनके पास जाता है। तो किसके थ्रू जाता है, यहाँ पे कुछ ऐसे ट्यूब्स होती हैं, इन ट्यूब्स के थ्रू इनकी मूवमेंट होती है इन कैल्शियम आयंस की। ठीक है, तो इसीलिए हम, अच्छा इन ट्यूब्स का नाम होता है टी ट्यूब्यूल। टी मींस मैम ट्रांसपोर्ट ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इनको टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हमारे पास हो रही है कैल्शियम की, जो ट्रांसपोर्ट हो रही है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान SCR से जो प्रोटीन्स हैं उनकी तरफ, तो इसको हम ये वाली जो ट्रांसपोर्ट है ये इसको, क्योंकि ये टी ट्यूब्यूल्स एक तरीके का चैनल है। ठीक है, टी ट्यूब्यूल्स का एक तरीके का चैनल, तो इनको हम लोग चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट या फिर डिफ्यूजन बोल सकते हैं। ये टी ट्यूब्यूल्स एक तरीके का रास्ता दे रहे हैं मीडिएटेड। टी ट्यूब्यूल्स आते कहाँ से? जी, टी ट्यूब्यूल्स कहाँ से आते हैं? टी ट्यूब्यूल उसका स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, टी ट्यूब्यूल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं सेल के अंदर ही। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन सिंपल लफ्ज़ों में ये हमारे पास सेल है समझ लीजिए, और ये हमारे पास SCR है। ये एक मसल सेल हमने ले लिया जिसको हम लोग मायोसिन कहते हैं। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कैल्शियम निकल रहा है। ठीक है, अब ये मसल सेल्स के अंदर हमारे पास, मसल सेल्स के अंदर जाएंगे तो मसल सेल्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मायो फिलामेंट्स होता है, मायोफिलामेंट्स। ठीक है, मायोफिलामेंट्स के अंदर फिर हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यानी कि एक्टिन मायोसिन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, एक्टिन मायोसिन। ठीक है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तभी मसल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये इसके अंदर 5 फिलामेंट्स हैं मसल सेल के अंदर, तो ये मुझे अंदर लेकर जाना है इसके फिलामेंट्स के। तो यहाँ पे टी ट्यूब्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये कैल्शियम उसके थ्रू अंदर जाता है। मैम कैल्शियम बाहर आता है टी ट्यूब्यूल्स के जरिए? नहीं, बाहर नहीं आता, अंदर जाता है फिलामेंट्स के अंदर, फिलामेंट्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। साइटोप्लाज्म हम लोग किससे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास सेल है, यहाँ पे हम लोग एक सेल बना लेते हैं। ठीक है, और वी कैन डू वन थिंग, हम इसी सेल को दोबारा से इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे बेहतर हम लोग यहाँ पे, अब मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए तो हम इसे रिमूव कर लेते हैं। तो ये बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है जो कि थोड़ी सी यहाँ पे ख़राब हो गई है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। तो ये हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में बात कर रहे थे। साइटोप्लाज्म हमारे पास जो भी जितना भी फ्लूइड मटेरियल है ना सेल के अंदर, सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है फ्लूइड
पार्ट या फिर लिक्विडी पार्ट जो सेल के इनसाइड है, जहाँ पे सारा ऑर्गेनल पड़ा हुआ है, जितना भी सेल का मटेरियल है वो जिस जगह पे है, जिस मीडियम में है, वो साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जो लिविंग मैटर है हमारे सेल का वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं अच्छा ये न्यूक्लियस है मेरे पास, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन कौन सी होती है? मैम जो सारे ऑर्गन्स के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, यूनिट मेम्ब्रेन। वो तो यूनिट मेम्ब्रेन होती है, लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो कहलाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये डबल होती है, सिंगल डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ बताइए साइटोप्लाज्म क्या है, एक बात आपने याद रखनी है कि न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो साइटोप्लाज्म नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर उसका खुद का फ्लूइड होता है जिसको आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइटोप्लाज्म क्या है, तो क्या हम ये कह सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं किसी और डिफरेंट कलर से, ये ठीक है, अगर हम कहें कि हमारे पास जो फ्लूइड है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में वो साइटोप्लाज्म है, तो ये ट्रू है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट है? नॉट मेम्ब्रेन, मैंने कहा फ्लूइड, द फ्लूइड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसे हम साइटोप्लाज्म कह सकते हैं या फिर नहीं? एग्जैक्टली, तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि साइटोप्लाज्म यही फ्लूइड होता है, यही मटेरियल होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में होता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कहूँ कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कोई एक मिलाकर एक टर्म दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? इन दोनों को अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे सेल में क्या है, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, वो क्या चीज़ है? दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। सही है, सिंपल सी बात मैंने बहुत इजी करके समझा दिया आपको कि साइटोप्लाज्म क्या है, कि भाई सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में, न्यूक्लियस के अंदर अपना फ्लूइड होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जहाँ पर उसका डीएनए वगैरह पड़ा हुआ है, क्रोमोसोम। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। यस मैम। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ हमें जो याद रखनी है, प्रोकैरियोट्स के अंदर उनका हेरिडिटी मटेरियल भी साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ होता है, लेकिन हमारे अंदर पूरी अच्छे से कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, ऑर्गेनल्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है, एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि साइटोप्लाज्म जो है ना, उसके दो पार्ट्स हैं, एक वो पार्ट जहाँ पे ऑर्गेनल पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक वो पार्ट जहाँ पे सिर्फ लिक्विड पार्ट है जो कि साइटोप्लाज्म का। तो वो जो हिस्सा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप बोल सकते हैं सेल ऑर्गेनल्स पड़े हुए हैं, तो वो सेल ऑर्गेनल वाला पार्ट अलग है जहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स पड़े हुए हैं, लेकिन जो लिक्विड पार्ट है वो उससे हम लोग साइटोसोल कहते हैं। तो आपने एक टर्म सुनी कि साइटोसोल, तो साइटोसोल क्या होता है कि कुछ नहीं होता, जस्ट जो लिक्विड पार्ट होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनल्स इज साइटोसोल। जब आप साइटोप्लाज्म लें, आप उसमें से सारे ऑर्गेनल्स हटा के अलग कर दें, पीछे आपके पास जो लिक्विड बचेगा, जो वाटर, प्रोटीन, थोड़े बहुत सॉल्युबल मटेरियल उसके अंदर मिला हुआ है, तो वो साइटोसोल है। ठीक है, अब कुछ मैं आपको मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिखवाने जा रही हूँ कि साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास कितना फीसद पानी होता है? तकरीबन 70 to 90% इज वाटर। सही है, एक और चीज़ जो साइटोप्लाज्म होता है, जो न्यूक्लियस के करीब होता है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के करीब है यहाँ पर, इसको हम लोग कहते हैं साइटोसोल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? साइटोसोल। जो न्यूक्लियस के करीब वाला पार्ट है वो है साइटोसोल, ये थोड़ा सा लेस विस्कस होता है।
साइटोप्लाज्म से निकाल और सिर्फ लिक्विड रह दे। हाँ, लेकिन इसका हमारे पास दूसरा नाम होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब पड़ा हुआ है ना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब है, इसको हम वर्ड यूज़ करते हैं साइटोजेल का। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो न्यूक्लियस के करीब है वो कौन सा है? साइटोसोल। वो साइटोसोल है, और ये लेस विस्कस होता है, थोड़ा सा कम गाढ़ा होता है, लिक्विड ही होता है, वाटरी होता है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं जो कि न्यूक्लियस के दूर होता है, साइड्स में पेरिफेरी ऑफ सेल पे होता है, वो कौन सा है? वो जेल लाइक है, यानी कि वो विस्कस होगा, ज़्यादा गाढ़ा होगा। क्या कहेंगे उसे? साइटोजेल। साइटोजेल। तो ये दो टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, साइटोजेल, साइटोसोल, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हमने अभी तक नई बातें की हैं। ठीक है, अब देखिए साइटोप्लाज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे बहुत सारे सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। एक एग्जांपल जो मैं दे दूँ, साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीज़ हो रही है, समझ लीजिए राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ है, उसके अंदर क्या हो रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। एक एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। यू कैन थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। ये कोई फंक्शन मुझे बताइए जो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। दूसरा मैं आपको बताती हूँ अपनी तरफ से। यस, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया, इससे आप बेहतर ये कह सकते। अब देखिए, आप अगर आप कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास क्रेब्स साइकिल हो रही है, लेकिन क्रेब्स साइकिल तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है ना, साइटोप्लाज्म में तो नहीं हो रही। लेकिन हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो सेल रेस्पिरेशन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन, उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, क्या नाम था उसका? ग्लाइकोलिसिस। यू रिमेंबर ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रही थी? साइटोप्लाज्म में। और जो दूसरा स्टेप था क्रेब्स साइकिल, वो कहाँ पे हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। जो तीसरा स्टेप था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो क्रिस्टा में हो रहा था। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। यू नीड टू रिमेंबर दिस कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है हमारे पास, पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। यस, तो ये दूसरा स्टेप है हमारे पास क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स का आपने नाम बताया था। नहीं, वो यही था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको आप माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो लास्ट स्टेप था, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो कहाँ पे हो रहा था? क्रिस्टा के अंदर, जो कि इनर मेम्ब्रेन थी माइटोकॉन्ड्रिया की। यहाँ तक क्लियर हो गया?